विकेंद्रीयकरण। विकेंद्रीयकरण अधिकार अंतरण का ही एक विस्तृत रूप है। जब किसी उच्च अधिकारी द्वारा अधीन कर्मचारियों को अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में अधिकारों का भार अर्पण किया जाता है तो इसे हम विकेंद्रीयकरण कहते हैं। विकेंद्रीयकरण के अंतर्गत केवल उन अधिकारों को छोड़कर जिनको उच्च अधिकारियों के लिए सुरक्षित रखना जरूरी है, शेष सारे अधिकार अधीन कर्मचारियों को स्थायी रूप से सौंप दिए जाते हैं। तो ये बात याद रखना, क्या बोल रहे हैं, स्थायी रूप से सौंप दिए जाते हैं, जबकि अधिकार अंतरण में स्थायी रूप से नहीं सौंपे जाते थे। विकेंद्रीयकरण में निर्णय लेने के केंद्रों में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि मध्य स्तर एवं निम्न स्तर के प्रबंधकों को भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो कीथ डेविस ने दी है। तो वो क्या बोल रहे हैं कीथ डेविस, कह रहे डिसेंट्रलाइजेशन इज वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज प्रैक्टिकल थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। संगठन की छोटी से छोटी इकाई तक जहां तक व्यवहारिक हो अधिकार एवं दायित्व का वितरण विकेंद्रीयकरण कहलाता है। ठीक है, और इसके बाद एक और डेफिनेशन दी है, वो है हेनरी फ्योल की। तो हेनरी फ्योल का क्या कहना है, कह रहे एवरीथिंग दैट गोज टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सबॉर्डिनेट्स रोल इज डिसेंट्रलाइजेशन एंड एवरीथिंग विच गोज टू रिड्यूस इट इज सेंट्रलाइजेशन। हर वह कदम जो अधीन कर्मचारियों की भूमिका के महत्व को बढ़ाता है विकेंद्रीयकरण कहलाता है, तथा वह हर कदम जो इनको कम करता है विकेंद्रीयकरण कहलाता है। ठीक है, तो ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है, इनके मीनिंग पढ़े हैं। ठीक है, वहाँ से हम कुछ इसकी विशेषताएं निकालते हैं। विशेषताएं क्या है, फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो पहला फीचर है इसका नंबर 1, इट इज़ एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ डेलीगेशन। ये भार अर्पण का एक विस्तृत रूप है। ठीक है, तो जैसे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी था बिल्कुल सेम उसी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन है, लेकिन ये क्या है, उसका विस्तृत रूप है, क्योंकि इसमें अधिकार जो हैं, ठीक है, वो स्थायी रूप से दिए जाते हैं और जितने नीचे अधीन कर्मचारी होते हैं लगभग उन सभी को कोई ना कोई अधिकार जरूर सौंपा जाता है। नंबर 2, इट गिव्स इम्पोर्टेंस टू द रोल ऑफ सबॉर्डिनेट्स। ये अधीन कर्मचारियों की भूमिका के महत्व को बढ़ाता है। भूमिका इसलिए बढ़ती है उनकी क्योंकि अधिकार उनको प्राप्त हो जाता है, वो निर्णय वो खुद ले सकते हैं और निर्णय लेके खुद अपना काम जो है वो आसानी से कर सकते हैं। नंबर 3, दिस इज ए प्रोसेस एप्लीकेबल टू द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। यह संपूर्ण संगठन में लागू होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, पूरा का पूरा संगठन है, जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी के ऊपर ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो लागू होता है, क्योंकि हर एक अधीन कर्मचारी है निम्न स्तर तक जो है उन सभी को अधिकार जो है वो जरूर सौंपे जाते हैं, जो उनका डेजिग्नेशन है उस हिसाब से। नंबर 4, इट रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ द मैनेजर्स इन द टॉप हायरार्की। यह उच्च स्तरीय प्रबंधकों के कार्यभार में कमी करता है। ठीक है, जो उच्च स्तर के प्रबंधक होते हैं वो क्या करते हैं, अपने अधिकार जो है निम्न कर्मचारियों को सौंप देते हैं, यानी कि परमानेंट तौर पे सौंप देते हैं। इससे जो उच्च अधिकारी हैं उनका जो वर्कलोड है, काम का बोझ है, वो काम कम हो जाता है और वो जो बहुत महत्वपूर्ण काम है, जो जरूरी काम है, उनके लिए आवश्यक हैं, उन्हीं कामों को वो करते हैं। नंबर 5, अंडर इट डिसीजंस आर टेकन बाय दोज एम्प्लॉयज हु इम्प्लीमेंट देम। इसमें निर्णय उन कर्मचारियों द्वारा लिए जाते हैं जिन्हें इन निर्णयों को लागू करना होता है। नंबर 6, अंडर इट अलोंग विद अथॉरिटी अकाउंटेबिलिटी इज आल्सो ट्रांसफर्ड। इसमें अधिकारों के साथ साथ उत्तरदायिता का भी हस्तांतरण हो जाता है। ठीक है, तो डेलीगेशन और इसमें क्या फ़र्क है कि डेलीगेशन में अकाउंटेबिलिटी जो थी, उत्तरदायिता थी, जवाबदेही थी, उसका हस्तांतरण नहीं होता था, लेकिन इसमें उत्तरदायिता का भी हस्तांतरण हो जाता है, यानी कि जो कर्मचारी काम करेगा वो खुद ही उस काम के लिए जिम्मेवार होगा, उसका उच्च अधिकारी उसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा। जबकि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या होता था, जो अधिकारी अपने अधिकार सौंपता था उस किए गए काम के लिए वो अपने उच्च अधिकारी के प्रति खुद जिम्मेवार होता था।